हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विजय सर। आज के इस खास वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अध्याय 3 वैद्युत धारा का प्रश्न नंबर 7 से आरंभ करेंगे। और यह प्रश्न नंबर 7 जो है, यह सबसे महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है इस पूरे एक्सरसाइज का। क्यों भाई? क्योंकि यह एक पहला ऐसा क्वेश्चन है कि जो व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है। तो कैसा है प्रश्न, किस प्रकार का प्रश्न है, ध्यान से देखने का प्रयास करिए। और उम्मीद करता हूं कि पिछले जितने भी लेक्चर हैं आप भौतिकी से संबंधित वो सारा आप देख रहे हैं और देखने का पूरा क्या कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। और साथ में आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ रहा है, क्योंकि जो देखा गया है, जो समझा गया है, आप लोग का सपोर्ट और सहयोग बहुत अच्छा रहा है हम लोग के साथ में। तो उम्मीद करते हैं हम लोग भी कि आपको चीजें अच्छे से क्या हो रही है, समझ में आ रही है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या कह रहा है, चित्र में दर्शाए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का माप क्या करिए, ज्ञात कीजिए। जो यह नेटवर्क बना हुआ है यहाँ पे, इस नेटवर्क के प्रत्येक शाखा में कितनी धारा बह रही है यह आपको बतानी है। जैसे पहली शाखा ए से बी तक है, दूसरी शाखा बी सी है, तीसरी शाखा सी डी है और चौथी शाखा क्या है, डी ए। बात समझ आ रही है? तो इन चारों शाखाओं का मतलब क्या हो गया, या भुजाओं में या जो हमारे साइड है, इन साइडों में या इन शाखाओं में कितनी धारा बह रही है, ये आपको क्या करना है, बताना। बड़ा आसान है, लेकिन ध्यान रहे कि इस प्रश्न को करने के लिए आपको यहाँ पे 2-3 तरीके के नियम को समझना जरूरी है। जैसे पहला, क्या यह जो सर्किट बना हुआ है या यह जो नेटवर्क बना हुआ है, जो देखने में व्हीटस्टोन सेतु के भांति व्यवहार कर रहा है, तो क्या यह संतुलन की स्थिति में है? आप जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु के माध्यम से आप यही समझते हैं कि यदि दो क्रमागत प्रतिरोधों का अनुपात, दो क्रमागत प्रतिरोध, अगर इसे नाम दो P, इसे नाम दो Q, तो P अपन Q और यह है R और S, तो R अपन S, अगर दोनों का अनुपात आपस में बराबर है तो आप कहते हैं कि ये जो BD भुजा है इसमें से किसी भी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि AB अपान BC 10/5 ये आएगा आपका 2/1, और AD अपान DC ये होगा 5/2, 5/10 ये आएगा 1/2। तो 2 बराबर 1/2, ये तो बराबर नहीं है भाई। इसका मतलब है कि यह जो हमारा सेतु बन के तैयार हुआ है, यह सेतु हमारा संतुलन की अवस्था में नहीं है। अगर संतुलन की अवस्था में नहीं है तो जाहिर सी बात है कि बीडी में भी क्या होगी, धारा बहेगी। आई बात समझ में? क्लियर है? अब आगे, अब आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे जो बैटरी लगी है वो 10 वोल्ट की लगी है। 10 वोल्ट की बैटरी के द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा अगर हम कह दें कि आई है, क्या भाई, आई है, तो बिंदु ए पर जब ये धारा आई पहुंचेगी तो ये दो भागों में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किधर किधर, एक तो बहेगी ए बी की तरफ, तो यह हो जाएगा I1, और एक बहेगा AD की तरफ जो हो जाएगा हमारा I2। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई आपको? फिर बात ध्यान से समझिए, मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा कि 10 वोल्ट की बैटरी के द्वारा या सेल के द्वारा निकलने वाली धारा I हमारे बिंदु ए पर दो भागों में बढ़ रही है, एक I1 और एक I2। ठीक है जी, I1 बहेगी ए से बी की ओर और I2 बहेगा ए से डी की ओर। अब यही I1 आ रहा है कहां पे, बिंदु बी पे। अब जब यह बिंदु बी पे आएगा तो बिंदु बी से डी की ओर भी धारा बहेगी, और वो हमने मान लिया कि धारा क्या है, I3 है। क्या मान लिया हमने, I3। तब I1 का एक भाग I3 बट के इधर चला गया, तो एक ही भाग तो हमारा BC में बहेगा, तो BC में कितना बहेगा, तो I1 में से I3 गया तो BC में बहने वाली धारा हो जाएगी आपकी I1 माइनस I3। समझ में आ रही है आपको बात? क्लियर है? यहाँ कोई दुविधा है तो नहीं। तो आप देखिए, हमारा B बिंदु से बहने वाली जो धारा I1 थी वो दो भागों में बट गई, एक बटी I3 में, तो दूसरा I1 में से I3 निकाल तो जो बचेगा वही तो होगा, तो वो होगा I1 माइनस I3। उसी प्रकार से बिंदु डी पर अगर ध्यान से देखो तो बिंदु डी पे दो धारा आ रही है, एक तो आ रही है I2 और एक क्या आ रही है I3। ये दोनों मिलकर किधर की तरफ बहेगी, DC की तरफ बहेगी। तो यहाँ जो धारा है यह I2 और I3 का योग के बराबर होगा, तो यह हो जाएगा I2 प्लस I3 के बराबर। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखें तो हमारे मुख्य रूप से कितनी शाखाएं हैं, 4 शाखाएं। कौन कौन सी, एक है AB, एक है BC, एक है CD और एक है AD। तो इन शाखाओं में कितनी धारा बहेगी वो मान हमने यहाँ पे क्या किया, दिखा दिया। ठीक है, अब हम समझते हैं कि बिंदु A पर धारा का मान कितना होगा। तो किसके नियम से हम कहेंगे भाई,
तो किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि किसी बिंदु पर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, ध्यान से सुनिएगा, किसी बिंदु पर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग उस परिपथ में बहने वाली मुख्य धारा की क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब हुआ हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान से देखना बाबू। इसका हल कैसे होगा? तो हम लिखेंगे बिंदु ए पर, बिंदु ए पर धारा, और बिंदु ए पे धारा हमारा आई जो होगा वो दो भाग में बटा हुआ, कौन कौन सा? एक तो है I1 और एक है I2, और इसे हम लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आप देखिए, चूंकि यह हमारा जो सर्किट है यह संतुलन की अवस्था में नहीं है, तो इस पूरे सर्किट में कितने अननोन धारा है या कितने अननोन आपके वेरिएबल है यहाँ पे? तो एक तो हो गया I1, एक हो गया I2 और एक क्या हो गया? I3। उसके बाद से तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे 3 अननोन हमारे पास वेरिएबल मिल रहे हैं या 3 अननोन धारा मिल रही है। तो गणित के आधार पर आप जानते हैं कि जितने अननोन वेरिएबल होते हैं उसके लिए उतने ही कम से कम तो समीकरण प्राप्त होते ही हैं। तो हमारे पास 3 अननोन वेरिएबल है, इसलिए हमारे पास जो धारा प्राप्त होगी उसके लिए समीकरण कम से कम कितने मिलेंगे? 3 तो मिलेंगे। क्लियर ना? तो अब हम बात करते हैं एक एक अलग अलग वेरिएबलों की जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग अलग समीकरण कैसे प्राप्त करें उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे लेते हैं किरचॉफ का नियम। हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिंदु पे धारा किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से, और वो हमारे निकल के कितने आ गई? I=I1 प्लस I2। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, और किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो बंद पास के लिए होता है। किसके लिए होता है? बंद पास। तो आप देखिएगा यहाँ पे बंद पास क्या बन रहा है? A B D A। हम लिखेंगे बंद पास A B D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। और क्या कहता है किरचॉफ का द्वितीय नियम भाई? तो किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि किसी बंद पास में सभी धाराओं, ध्यान सुनिएगा, सभी धाराओं तथा उनके प्रतिरोधों के या सतत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में प्रयुक्त हुए सभी बैटरी के विद्युत वाहक बल के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ए बी डी ए में हम अगर देखें ए बी के बारे में बात करें तो ए बी में धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल तो ये होगा I1 × 10, मतलब हो जाएगा 10I1, 10I1। इधर की तरफ धारा है, अब हमें कहाँ चलना है? बी से डी की ओर, तो जिधर हम चल रहे हैं उधर की तरफ धारा बह रही है, तो प्लस 5I3। अब हम कहाँ चलेंगे? डी से ए की ओर, लेकिन डी से ए की ओर हम चल रहे हैं, धारा उसे बिल्कुल क्या कर रहे हैं? विपरीत। तो प्लस के बजाय क्या लग जाएगा? -5I2। और क्या इसमें कोई बैटरी लगी है? कोई बैटरी नहीं लगी है, तो विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? 0। ये हो गया 0, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है जी। या इसको और आसान कर सकते हैं। आसान कैसे हो सकता है? अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें हम क्या करें? 5 से भाग दे दें। 5 से अगर हम भाग दे देंगे तो ये और इजी हो जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा 2I1 प्लस I3 माइनस I2 इक्वल टू 0, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है जी। तो एक पहला बंद पास हो गया ए बी डी ए में। अब दूसरा बंद पास क्या होगा हमारा? बी सी डी बी में। तो हम बात करते हैं बंद पास, बंद पास बी सी डी बी में अगेन किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या होगा भाई? तो पहला हो जाएगा 5I1 माइनस I3। देखिए जिधर की तरफ चल रहे हैं उधर ही हमारी धारा बह रही है। दूसरा सीडी की ओर आएंगे तो धारा उल्टा हो जाएगी, तो -10I2 प्लस I3।
अब फिर डी से बी की तरफ -5 I3, और इसमें भी कोई हमारा बैटरी नहीं लगा है, तो ये हो गया हमारा 0 के बराबर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से सॉल्व करिए, इसे मल्टीप्लाई करिए, तो 5I1 -5I3 -10I2 -10I3 और -5I3। सॉल्व करिए इसे। I1 एक स्थान पे है तो 5I1, और I3 5I3 10, तो 5 10 15, अब 15 5 कितना हो जाएगा 20, तो -20I3 और -10I2 इक्वल टू 0। अगेन हम क्या करें, 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा मिल जाएगा I1 -4I3 -2I2 इक्वल टू 0, और ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है सर, इतना आ गया। तो हमारे पास दो पास आ गए, पहला पास ABD A और दूसरा आ गया BCD B। अब हम बात करते हैं, एक नया पास लेते हैं यहाँ पे, और वो है ADC, इसका नाम देते हैं E और F। तो एक ये लेते हैं ADCEFA में, ठीक है ना। तो हम लिख रहे हैं बंद पास तीसरा समीकरण प्राप्त करने के लिए बंद पास ADCEFA में। और फिर हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। पहला AD, जिधर चल रहे हैं उधर ही धारा बह रही है, तो ये हो गया 5I2 प्लस DC, जिधर धारा है उधर ही हम भी चल रहे हैं, तो ये हो गया 10I2 प्लस I3, ये आ गया। और CE, तो CE में तो कोई धारा बह ही नहीं रही है, ये तो समाप्त हो गया। अब देखिए EF, तो EF हमारा ये क्या है 10 है, धारा कितनी बह रही है इसमें I बह रही है, तो हम इधर ही तो धारा हमारी बह रही है। क्लियर है ना? तो बिल्कुल जिधर धारा बह रही है उधर की ओर हम चल भी रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है जी। तो ये हो गया हमारा +10I, और इधर अगर देखें तो कोई प्रतिरोध नहीं है, तो यह बराबर होगा किसके, अब इस बैटरी का विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल तो 10 वोल्ट है। अब जब बैटरी के अंदर से धारा बहती है तो सदैव ऋणात्मक से किधर की तरफ बहती है, धनात्मक की ओर बहती है, इसलिए यहाँ पे लिया गया विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, तो ये +10। क्लियर है? अब इसे सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 5I2 प्लस 10I2 प्लस 10I3 प्लस 10I इक्वल टू 10। क्लियर है? अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए, जोड़ो। I2 में जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, I2 अगर I2 में जोड़ा है यहाँ पे, तो 5 10 कितना हो गया 15, तो हो गया 15I2 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 10I3 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 10I बराबर 10। ठीक है, एक काम करो, सब में आप 5 से भाग दे दो, पहले 5 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 3I2 प्लस 2I3 प्लस 2I इक्वल टू 2। अब गौर से देखो, समीकरण 1 में हमारा I का मान रखा है, तो हम वहां से I का मान उठा के रखते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 से, और क्या मिल जाएगा हमारा, तो देयरफॉर 3I2 प्लस ये 2 है प्लस 2I3 प्लस 2I का मान हो गया I1 प्लस I2 इक्वल टू 2। सॉल्व करिए इसे, ये आ गया 3I2 प्लस 2I3 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2। जो जोड़ने घटने वाला उसको सही कर लीजिए। ठीक है, तो चूंकि इसमें अगर देखोगे तो यह भी I1 से स्टार्ट हुआ है, यह भी I1 से स्टार्ट हुआ है, तो I1 से स्टार्ट करते हैं, 2I1 इसको लिखते हैं पहले, 2I1, उसके बाद से क्या आया I3 आया है, तो 2I1 और यहाँ पे I3 आया, तो प्लस 2I3, और यहाँ देखो ध्यान से I2 कितना है 3I2 और 2I2 प्लस 5I2 इक्वल टू कितना आ गया 2, और ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक, अब क्या किया जाए, अब यहाँ पे समझने वाली बात, आप जो कर सकते हैं वो करिए। आप क्या करिए, अब इन तीनों समीकरण के माध्यम से I1 I2 और I3 का मान ज्ञात करने का प्रयास करिए। तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो
यहाँ पे I3 है, यहाँ पे भी I3 है, यहाँ प्लस है और यहाँ किस में है, माइनस में। तो एक काम करो कि समीकरण नंबर 2 में 4 का गुणा करके और 3 मिला के जोड़ दो। तो लिखेंगे हम समीकरण 2 गुणे 4 प्लस समीकरण 3 से, मतलब 2 में पहले 4 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर 8I1 प्लस 4I3 माइनस 4I2 इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण 2। और 3 क्या हो गया भाई, I1 माइनस 4I3 माइनस 2I2 इक्वल टू 0। और आप क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो ना, तो जोड़ने पर ये देखिए 4I3 से 4I3 क्या हो गया, कैंसिल। और 8I1 I1 मिलकर कितना हो गया, 9I1। और यहाँ पे 4 और 2 मिलकर कितना हो गया, -6। तो -6I2 इक्वल टू 0। अभी भी अगर ध्यान से देखोगे तो 3 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा आपका 3I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 0। और ये हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक, अब I1 और I2 के बीच में एक संबंध आ गया। बिल्कुल उसी प्रकार से एक और संबंध निकालो, कौन कौन सा ले लोगे, वो भी I1 I2 में आना चाहिए। तो ध्यान रखो, मतलब I3 खत्म करोगे। यहाँ देखो 3 में 4I3 है और 3 में क्या है, 2I3 है। तो आप 2 का गुणा कर दो 3 में और ला के 3 में क्या कर दो, जोड़ दो, तो आपका हो जाएगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 2 गुणे 2 से, इसे सॉल्व करिए। तो 3 कहाँ है आपका, ध्यान से देखो, 3 तो ये रहा I1 माइनस 4I3 माइनस 2I2 इक्वल टू 0। और 2 में 2 से गुणा नहीं 2 में नहीं करना है जी, ये थोड़ा गलत हो गया। यहाँ आप लिखिएगा 2 और 3 में 2 से गुणा करना है। तो 2 तो हमने जस्ट का तस उतार लिया और 3 में 2 का गुणा करेंगे। हाँ, तो 3 में करते 2 दूना 4, तो 4I1 प्लस 2 दूना 4, तो 4I3 और प्लस 5 दूना 10I2 इक्वल टू 2 दूना 4। क्या करने जा रहे हो, जोड़ने जा रहे हो, तो जोड़ने पर 4I3 से 4I3 क्या हो गया, कैंसिल। 4I1 और I1 मिलकर कितना हो गया, 5I1। और ये कितना हो गया, 10 में से 2 जाएगा तो प्लस 8I2 इक्वल टू 4। और ये हो गया समीकरण नंबर 5। अब क्या करें भाई, अब यहाँ पे आपको देखना है कि समीकरण 4 और 5 से हम किसी भी तरीके से क्या करें, I1 और I2 का मान निकाल लें। ये बड़ा आसान है बाबू, एक काम करो, यहाँ है 8 और यहाँ है 2। तो समीकरण नंबर 4 में 4 से गुणा करके और 5 में क्या कर दो, जोड़ दो। तो आप लिखोगे समीकरण 4 गुणे 4 प्लस 5 से, ऐसे हम करेंगे। और हम इधर करा रहे हैं, थोड़ा इसमें जगह की कमी पड़ सकती है, मैं भी, तो थोड़ा सा आप धैर्य बना कर रखिएगा, चीजें सारी समझ में आएंगी, कोई इशू नहीं है। तो हम करेंगे 4 में 4 से गुणा, तो यह 4 है, तो हमारा आ गया 12I1 माइनस 8I2 इक्वल टू 0। इसमें 4 का गुणा कर दिया और 5 ये है 5I1 प्लस 8I2 इक्वल टू 4। ठीक है, 5I1 प्लस 8I2 इक्वल टू 4। क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो यहाँ लिखो जोड़ने पर। अब देखिए 8I2 से 8I2 क्या हो गया, कैंसिल। और 12 5 मिलकर कितना हो गया, 17I1। तो 17I1 इक्वल टू हो गया 4। तो I1 का मान कितना आया, तो I1 का मान आ गया 4/17 के बराबर। लीजिए पहली धारा हमारी आ गई 4/17। ठीक, अब दूसरी धारा कैसे निकालोगे भाई, तो 4/17 I1 का मान है, उठा के कहां पर रख दो, समीकरण नंबर 4 में। तो हम लिखेंगे I1 का मान समीकरण 4 में रखने पर, और समीकरण 4 में रखोगे तो देयरफॉर यहाँ पे है 3I1, तो 3 इंटू 4/17 माइनस 2I2 इक्वल टू 0। 2I2 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा
12/17 बराबर 2i2। तो i2 का मान कितना आ जाएगा? तो i2 बराबर हो जाएगा 12/17 गुणे 2, 2 एकम 2, 2 छके 12। तो देयरफॉर i2 हमारा निकल के आ गया 6/17। तो लीजिए यहाँ पे दूसरी धारा हमारी निकल के आ गई 6/17 के बराबर। क्लियर ना? अब i1 निकल गया, i2 निकल गया, अब किसकी बारी आती है? i3 की बारी आती है, i3 निकालना है। तो i1 i2 का मान उठाकर समीकरण में 2 में रख दो, आपका i3 का मान निकल के आ जाएगा। तो आप लिखेंगे i1 i2 व i3 का मान समीकरण 2 में, सॉरी, i1 और i2 केवल 2 ही है ना जी। तो आप लिखोगे आप लिख रहे हैं i1 व i2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, और 2 में रखोगे तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर i1 2 गुणे i1 का मान है 4/17 प्लस i3 यही तो निकालना है, माइनस i2 6/17, इसका मान किसका बराबर है? 0। तो 2 और 4 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 8/17 प्लस i3 माइनस 6/17 बराबर 0। देखो यह भी 17 यह भी 17 हर बराबर है, तो अंश में से क्या हो जाएगा? आसानी से घट जाएगा। 8 में से 6 जाए कितना बचेगा? 2। तो i3 का मान आ गया, सॉरी, i3 प्लस 2/17 बराबर आ गया 0। 2/17 कहाँ से आया? तो 8/17 में से 6/17 घटा दिया, ठीक है। अब उधर भेजोगे तो i3 का मान निकल के आएगा -2/17। लीजिए हमारा यहाँ तीसरी भी धारा निकल के आ गई। तो हमें 3 धाराएं चाहिए और तीनों धारा हमारा निकल के आ गया, ठीक है जी। तो कह रहा है कि नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का मान बताइए। तो प्रत्येक शाखा में कितनी धारा बह रही है ये आपको बताना है। तो आप यहाँ लिखेंगे अतः नेटवर्क के प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा, प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा। और कौन कौन सी शाखा है भाई? तो हम वैसे ऐसे शाखाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ए बी शाखा में, ए बी शाखा में, तो ए बी शाखा में केवल एक ही धारा है, वो है i1, और i1 का मान हमारा निकला है 4/17, ठीक। अब दूसरा हमारा क्या? बीसी शाखा में, बीसी शाखा में, तो बीसी शाखा में है हमारा i1 माइनस i3। तो i1 हमारा निकल के आया बाबू 4/17 और माइनस i3 का मान है -2/17। सॉल्व करिए, यह निकल के आ जाएगा 4/17 और माइनस मिलकर क्या हो गया? +2/17, 4 में 2 जुड़ेगा, हमारा आ गया 6/17। तो यह किस में आ रहा है? धारा है एम्पियर, इतना एम्पियर। अब बात करते हैं हम सीडी, सीडी शाखा में। तो सीडी शाखा में हमारा मान है i2 प्लस i3। तो i2 कितना आया है? तो i2 निकल के आया 6/17 और प्लस i3 कितना निकल के आया है? तो ये आया -2/17। फिर यहाँ पे होगा 6/17 और -2/17, 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4/17। लीजिए हमारा सीडी शाखा में निकल के आ गई 4/17। उसी प्रकार से दो और शाखाएं हैं, एक है डीए, हम लिख रहे हैं डीए शाखा में, डीए शाखा में, डीए शाखा में तो केवल i2 है, और i2 का मान कितना निकल के आया है? 6/17। और एक और है हमारा कौन सा भाई? बीडी शाखा में। तो बीडी शाखा में, और बीडी शाखा में i3 है, और i3 का मान निकल के आया है -2/17। ये सब एम्पियर में आएगा, ठीक है जी। तो यह हमारा निकल के आ गया। तो इस तरीके से जितने भी शाखा में हमसे पूछा गया था, प्रत्येक शाखाओं में हमने क्या किया? मान ज्ञात कर लिया। यहाँ मान को आप इस तरीके से
संयोजित कर सकते हैं जिससे आपको पता चल सके। यहाँ आ गया 4/17 एम्पियर, यहाँ पे आ गया आपका 6/17 एम्पियर, और यहाँ पे आ गया आपका 4/17 एम्पियर के बराबर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे ये पूछ दे कि इस पूरे परिपथ में धारा कितनी बह रही है, तो बड़ा आसान है भाई, समीकरण नंबर 1 में I1 I2 का मान रख दीजिएगा उठा के, और आपका आंसर निकल के क्या हो जाएगा, आ जाएगा। मजा आया, समझ में आया कि नहीं आया? तो बड़ा आसान है, थोड़ा कंसंट्रेट होकर आप करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। अगर कोई इशू हो तो आप हमसे जरूर शेयर करें कि सर ये बात हमको समझ में नहीं है, लेकिन उसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट करिए, इसके बाद से बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पर 3.8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3.7 करने के बाद से अब आ रहा हमारा 3.8। बहुत शानदार ये भी क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से करिएगा, देखिए मजा आएगा आपको। 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक बैटरी को दूसरे बैटरी के द्वारा क्या किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। तो जो चार्ज हो रहा है उसका विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट है, और जिसके द्वारा चार्ज किया जा रहा है उसका विद्युत वाहक बल क्या है, 120 वोल्ट है। तो सबसे पहले थोड़ा लिखते हैं क्या क्या दिया है यहाँ पे सॉल्यूशन में। हमारा पहले का जो चार्ज हो रहा है उसका विद्युत वाहक बल ए, तो यह दिया है 8 वोल्ट, ठीक है जी। जिसका आंतरिक प्रतिरोध दिया है स्मॉल आर 0.5 ओम, 5 ओम के बराबर। श्रेणी क्रम में वायतन प्रतिरोध दिया है 15.5 ओम के बराबर का प्रतिरोधों का उपयोग करके 120 वोल्ट का एक दूसरा बैटरी दिया हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल 120 वोल्ट है, तो वो बाहर है जिसके द्वारा चार्ज किया, इसे हम ई एक्सटर्नल के नाम से ले लेते हैं, ठीक है। ई एक्सटर्नल ए दिया 120 वोल्ट के बराबर। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, मतलब भी का मान आपको बताना है, ठीक है जी। साथ में चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या कारण है। आखिर जो प्रतिरोधक है उसको, जो बाय प्रतिरोधक है हमारा जिसका मान आर का दिया 15.5 ओम, इसको श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जा रहा है, मतलब दोनों के, जैसे बड़ा वाला बैटरी है, ध्यान समझना, बड़ा बैटरी है, छोटा बैटरी है, बड़ा बैटरी का विभव दिया 120, इसका दिया 8 वोल्ट, तो कह रहा कि 120 से 8 वोल्ट को जब चार्ज किया जा रहा है तो इसके बीच में प्रतिरोध क्यों लगाया जा रहा है, यह प्रश्न क्लियर है। तो चलिए इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले हम क्या कर रहे हैं कि बैटरी के टर्मिनल वोल्टता क्या होगी इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो हमने कहा चूंकि बैटरी का विद्युत वाहक बल, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे बैटरी विद्युत दे नहीं रही है या बैटरी से विद्युत लिया नहीं जा रहा है, एक्चुअल में बैटरी बाहर से क्या कर रही है, विद्युत को ले रही है, मतलब बैटरी आवेशित हो रही है, चार्ज हो रही है, तो यह आवेशित हो रही है। तो आवेशित के कंडीशन में थोड़ा सा हमारा विद्युत वाहक बल का मान चेंज हो जाता है, और ये होता है हमारा, अगर इसका मान आपको याद होते होगा, V इक्वल टू ई माइनस आई आर के बजाय प्लस आई आर हो जाता है, क्लियर है ना। तो यह विभव होता है, विभव इक्वल टू आपका विद्युत वाहक बल प्लस आई आर के बराबर, ऐसे ले लो समीकरण नंबर। अब इसमें देखिए भी तो यहाँ से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ई पता है, आर पता है, लेकिन आई नहीं पता है, तो आई क्या होगा, तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में बड़ी बैटरी से छोटी बैटरी को कितनी विद्युत धारा जा रही है। तो इसके लिए हम लिख रहे हैं चूंकि धारा आई का मान यहाँ पर होगा कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध बटा कुल प्रतिरोध। अब कुल विद्युत वाहक बल कितना है भाई, तो कहां से जा रही है, एक्सटर्नल से, ये हो गया ई एक्सटर्नल माइनस ई, ये जो निकल के आएगा कुल विद्युत वाहक बल होगा। अब कुल प्रतिरोध क्या होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, मान रख दो, ई एक्सटर्नल है 120, यह है हमारा 8, कैपिटल आर है आपका 15.5, अब प्लस ये है 0.5, कितना आ जाएगा सर, ये ऊपर हो जाएगा 112 और नीचे हो जाएगा 16, काटोगे 7 बार में कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पे आई का मान जो निकल के आएगा, देयरफॉर आई आ जाएगा 7 एम्पियर के बराबर। लीजिए
जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 7 एम्पियर के बराबर हो रही है। क्लियर है? अब आगे, अब आपसे कह रहा है कि बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, तो आप लिखेंगे चूंकि बैटरी की टर्मिनल वोल्टता, और ये कहां से लोगे, तो समीकरण 1 से, और ये हो गया हमारा देयरफॉर V इक्वल टू E प्लस आई आर हम मान उठा करके ई किसका है 8, आई का मान 7 और इसका मान है 0.5। हमारा भी का मान यहाँ पे निकल के आ गया 8 प्लस 7 बचे 35 3.5, तो यहाँ से भी निकल के आ जाएगा 11.5 वोल्ट के बराबर। तो जो टर्मिनल की वोल्टता होगी वो हो जाएगी हमारा 11.5 वोल्ट। अब लास्ट में क्या कह रहा है भाई कि चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है। भाई आप ध्यान से सोचो, 120 वोल्ट वाली बैटरी से जो धारा होगी इस धारा का मान ज्यादा होगा, और 8 वोल्ट वाले बैटरी पर अगर इतनी धारा जाएगी तो यह 8 वोल्ट की बैटरी को हो सकता है क्या करे, नुकसान पहुंचा दे। तो नुकसान न पहुंचा इसलिए बीच में क्या लगा दिया, प्रतिरोधक लगा दिया। प्रतिरोधक क्या करेगा, बड़े बैटरी से या 120 वोल्ट वाले बैटरी से निकलने वाली धारा को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। समझ में आ रही है बातें आपको? तो यही बात आपके यहाँ पे लिखना है, तो आप लिखेंगे चूंकि या अतः, एक तो यह हमारा निकल गई वोल्ट था, अतः लिखेंगे चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबंध करने से प्रतिरोधक आने वाली धारा को नियंत्रित करेगा अन्यथा धारा का मान ज्यादा है जो बैटरी को नुकसान पहुंचा सकता है क्लियर है? तो इस तरीके से हमने 3.8 कर लिया। आसान है, कुछ खास नहीं है, चलें इसे नोट करें। उसके बाद से इसका हम देखते हैं लास्ट प्रश्न, और 3.9 जो है बहुत शानदार, बहुत कंसेप्चुअल आपका प्रश्न है, मजा आएगा उसको करने में, तो नोट करें। तो 3.8 करने के बाद से अब इस एक्सरसाइज का हम लास्ट प्रश्न ले रहे हैं, और लास्ट प्रश्न जो है बहुत ही शानदार है हमारा, बड़ा सिंपल है। तो कैसे करेंगे इसको देखिएगा। किसी ताबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व 8.5 × 10⁻28 प्रति घन मीटर आकलित किया गया। 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है। तार के अनुप्रस्थ काट 2.0 × 10⁻6 वर्ग मीटर, और इसमें 3.0 एम्पियर धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। बड़ा आसान है। सबसे पहले एक ताबे का तार लेते हैं भाई। यह मान लीजिएगा हमारा ताबे का एक तार है, ठीक है। हमने मान लिया ताबे का तार जिसमें धारा इधर से बह रही है। आई का मान दिया कितना, 3.0 एम्पियर, ठीक। इस ताबे की तार की लंबाई दे रखा हमारा 3 मीटर है, ठीक। इसके अनुप्रस्थ काट जिसका क्षेत्रफल ए दे रखा हमारा 2.0 × 10⁻6 वर्ग मीटर। चलिए, तो धारा हमारी इधर से बह रही है। अब हम अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन धारा का क्या होती है, विपरीत दिशा में बहती है, ऐसे बहती है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा विपरीत दिशा में बहेगा तो इस तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो आप जानते हैं कि एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि चूंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर हमारा निकल के आ जाएगा दूरी बटा 4। ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना जी। तो इसी से हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे दूरी कितना है, 3 मीटर को, इलेक्ट्रॉन को 3 मीटर गमन करना है। चाल किस चाल से चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं अनुगमन वेग की चाल से चलता है, मतलब ईडी के द्वारा चलता है। इसका मतलब आपको निकालना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं,
आपको VD का मान निकालना पड़ेगा, अनुगमन वेग का मान निकालना पड़ेगा। जैसे ही अनुगमन वेग का मान निकाल लोगे आपका काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं भाई। इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। सबसे पहले दिया किसी तांबे के तार के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब एन हमारा दिया 8.5 इंटू 10⁻28 प्रति घन मीटर। तार की लंबाई कितना दिया, तो एल दिया हमारा 3 मीटर के बराबर। उसके बाद से क्या दिया, तार का अनुप्रस्थ काट का, अच्छा इसमें कह रहा है तार कितना मीटर एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है, मतलब समय t निकालना है आपको। अनुप्रस्थ काट दिया हुआ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया 2.0 इंटू 10⁻6 वर्ग मीटर के बराबर। और उसके बाद से कह रहा है धारा बह रही है इसमें, तो धारा बह रही है 3.0 एम्पियर के बराबर। तो हम क्या निकालेंगे भाई, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे क्योंकि अनुगमन वेग, तो अनुगमन वेग के लिए आप एक संबंध पढ़े होंगे, धारा तथा अनुगमन वेग के बीच में संबंध I इक्वल टू होता है NEA इंटू VD। अब यहाँ से अगर अनुगमन वेग निकालोगे तो VD का मान हो जाएगा I/NEA के बराबर। अब I देखिए कितना दिया है 3, N कितना दिया है 8.5 इंटू 10⁻28, E क्या है, तो E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के बराबर। ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻19। साथ में हमारा A कितना दिया है भाई, तो A दिया है 2.0 इंटू 10⁻6। इतना अनुगमन वेग निकल गया है मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है, ये बात समझ रहे हैं। अब देखिए आगे, अब क्या करिए, अब आप लिखिए, अब कह रहा है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा, तो आप लिखें चूंकि इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में लगा समय, अपवाह करने में लगा समय, और ये हमारा हो जाएगा चूंकि समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटा चाल। कहां से आया भाई, तो आप जानते हैं कि चूंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यहीं से उठ के आया है, तो यह हमारा हो गया। अब आगे समय क्या है हमारा स्मॉल t, दूरी कितना है हमारी l, और चाल कितना है VD, उठा कर रख दीजिए। l कितना है हमारा 3, अब VD का मान अभी आपने निकाला 3 बटा क्या होगा 8.5 गुणे 10⁻28 गुणे 1.6 गुणे 10⁻−19 गुणे 2.0 गुणे 10⁻−6। अब तो ये बटे का बटा है, क्या हो जाएगा पलट जाएगा, पलटिए से, पलटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो समय t बराबर आ जाएगा 3 गुणे 8.5 गुणे 10⁻28 गुणे 1.6 गुणे 10⁻−19 गुणे 2.0 गुणे 10⁻6 बटा 3। यहाँ देखिए 3 से 3 क्या हो गया आपका कैंसिल। अब क्या बचा, अगर 1.6 में 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3.2, तो t का मान आ गया 8.5 गुणे 3.2 और 10 पे सारे घात लिख लो 28 -19 -6, सबको जोड़ लीजिए कितना आएगा 8.5 का 3.2 में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 27.20 और गुणे 1 घट के आ जाएगा 10⁻3। ठीक है जी, एक दशमलव अगर आगे स्थान बढ़ाओगे तो 1 प्लस में बढ़ जाएगा और समय आ जाएगा t का मान 2.72 गुणे 10⁻4 सेकेंड के बराबर। और यह जो मान निकल के आया यही हमारा वो मान है जिसके द्वारा हमारा इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में कितना समय लेगा वह इसको क्या करेगा प्रदर्शित करेगा। लीजिए ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमने ये आज पूरा एक्सरसाइज यहाँ पे क्या किया कंप्लीट कर दिया, समाप्त कर दिया। और यह एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो आपने यहाँ पे बड़े अच्छे से सारी चीजों को क्या किया समझा, साथ में आपका सपोर्ट बहुत अच्छे से मिलता रहा। तो साथ में अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए और समय के अनुसार जैसे हम लोगों ने कहा है कि सारे आपको लेक्चर समय के अनुसार प्रोवाइड करा देंगे, वैसे समय के साथ सारे लेक्चर आपको क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का जुड़े रहने के लिए। अब बहुत जल्द अगले क्लास में हम अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे जहाँ पे हम करेंगे भौतिकी का आपका चौथा अध्याय में पहले उसका वन शॉट लेंगे जिसमें सारे आपके फार्मूले होंगे और उसके बाद से न्यूमेरिकल करना क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लेक्चर को और अपनी पढ़ाई को सुदृढ़ करते रहिए।